So today we are going to discuss about the supervised, unsupervised learning, clustering, and reinforcement learning. Uh, and we all know that it's all are the part of machine learning. So let's start it. So पहले आता है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, इसको हम क्यों यूज करेंगे, सुपरवाइज लर्निंग का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है? अनसुपरवाइज लर्निंग दुनिया का जो डेटा है, मशीन लर्निंग का मेन मतलब क्या है, दुनिया का जो डेटा है उस डेटा को लेकर एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बनाना, जिसके मदद से मशीन खुद ब खुद सीख जाएगा और उसके मुताबिक वो प्रॉपर इनपुट के मुताबिक वो प्रॉपर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो हमने पिछली बार देखा था सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या, अच्छा मेरा आवाज आ रहा है ठीक ठाक? क्लियर हाँ भाई, भाई आ क्लियर। रही है। हाँ क्लियर है। ओके। सो हमने सुपरवाइज लर्निंग में क्या देखा था, हमने एक जो डेटा इनपुट दिया था मशीन में, तो उसको हमने सुपरवाइज्ड कर रखा था। कैसे? हमने बोल दिया था जो ए डेटा के मुताबिक ए आउटपुट देना चाहिए, इसको उस डेटा को हमने लेबल्ड कर रखा था, उसके मुताबिक मॉडल ट्रेंड हुआ एंड जो मॉडल वो क्या प्रॉपरली ब्रो? बिल्ड हुआ, और उसके बाद हमने अगर उस पर इनपुट दिया तो वो प्रॉपर आउटपुट दे रहा था। तो ये तो गया एक ऐसे सिस्टम के जहाँ पर जैसे हम लोग क्लास कर रहा है, वहाँ पर जो प्रोफेसर है वो हमको प्रॉपरली गाइड कर कर सिखा रहा है कोई चीज़। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम खुद को लर्न करना पड़ता है। जिस चीज़ को हमने, हाँ, हमको खुद सीखना पड़ता है, जहाँ पर कोई सुपरवाइजर नहीं होता, जहाँ पर कोई प्रोफेसर नहीं होता। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में हम उसी सिस्टम, उसी जो एनवायरनमेंट है उसको रेप्लिकेट करेंगे इन वर्चुअल वर्ल्ड। उसमें क्या, डेटा विथ नो टारगेट एट्रीब्यूट डिस्क्राइब्ड हिडन स्ट्रक्चर फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा। मतलब सुपरवाइज लर्निंग में जो डेटा होता है वो अनलेबल्ड होता है, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। तो वहाँ तो उससे मशीन को पता चलना चाहिए जो डेटा है उसके साथ क्या करना चाहिए। वो मशीन खुद ब खुद प्रेडिक्ट करेगा, मशीन खुद ब खुद डिसाइड करेगा उसका प्रॉपर प्रॉपर आउटपुट क्या होगा। And in the machine unsupervised learning, we explore the data to find some intrinsic structure in them. तो अगर हमने कुछ डेटा वगैरह मशीन को इनपुट दिया तो मशीन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की मदद से हमने क्या कर सकते हैं, वो जो डेटा है उसको मल्टीपल ग्रुप में, क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हैं, और उस क्लस्टर में हर एक डेटा के साथ दूसरा डेटा का जो इंटरनल जो एक पैटर्न होता है, इंटरनल जो एक स्ट्रक्चर होता है, हर एक डेटा के साथ दूसरे डेटा का जो कनेक्शन होगा वो हम डिस्कवर कर सकते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग हम क्यों करें? क्योंकि क्लीन परफेक्टली लेबल डेटा आर नॉट ऑलवेज इजी टू फाइंड। अगर हमने एक सुपरवाइज लर्निंग के लिए कोई मॉडल बना रहा हूँ, तो उसमें जो डेटा हमने हिट करूँगा वो डेटा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, उस डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद वो जो प्रॉपर डेटा सेट होगा उसको हम परफेक्टली किसी मॉडल के ट्रेनिंग में डाल सकते हैं। लेकिन ये इतना सारी ये प्रोसेस डेटा और इतना सारी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डेटा हर तरह अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि 80% ऑफ द वर्ल्ड्स डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे क्या, अगर अगर कोई पूछे 80% ऑफ द वर्ल्ड्स डेटा, मतलब जो न्यूज आर्टिकल्स होता है उसका जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, जो ट्विटर वगैरह का डेटा सेट होता है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, जो चैट वगैरह का डेटा होता है, जो हमने व्हाट्सएप के लिए बहुत बार देखा है,
तो वो डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता। तो उन डाटा को अगर सुपरवाइज लर्निंग में लर्निंग में फिट करे तो प्रॉपर जो आउटपुट वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर मॉडल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड है टोटली। तो हमारा इसमें गोल क्या है? तो ये गोल टू फाइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर इन अ डेटा सेट। तो जो अनलेबल्ड डेटा सेट है, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट है, उसमें से एक स्ट्रक्चर या पैटर्न को, हिडन पैटर्न को डिस्कवर करना। और एक अगर कोई ऐसा डेटा सेट दिया है तो उसमें से मोस्ट रिलेवेंट फीचर्स क्या कौन सा है। अगर सपोज हमने अगर व्हाट्सएप 1-2 घंटा बाद खोला तो देखा इट्स 500 अनरीड मैसेजेस, so it's quite impossible to read all those through, और कोई ऑल टाइम समरी भी नहीं दे सकता। तो इसके अगर हमने कोई मॉडल अनसुपरवाइज लर्निंग से कोई मॉडल को ट्रेन करे तो वो क्या करेगा, वो 500 अनरीड मैसेजेस से फुल डेटा को इनपुट लेगा और उसमें से मोस्ट रिलेवेंट डेटा कौन सा है वो हमको रिटर्न में प्रोड्यूस आउटपुट में प्रोड्यूस करेगा। ऐसा बहुत सारी अगर 500 चैट्स है तो वहाँ पर nearly 50 to 100 messages are important, are relevant on a particular topic, and the rest of things are just bakwas. So the machine can the unsupervised learning can predict the most relevant features in a particular set of data. तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मल्टीपल टाइप्स का होता है। कैसे कैसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को हमने मेनली 3 चीज़ों में डिवाइड किया: क्लस्टरिंग, एनोमली डिटेक्शन एंड न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क से भी हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को मॉडल कर सकते हैं। तो क्लस्टरिंग में कैसे कैसे होता है? क्लस्टरिंग का मतलब होता है अगर हमने कोई डेटा सेट लिया है तो उस डेटा सेट को हमने एक अनलेबल्ड डेटा सेट है तो उसको हम क्लस्टर करेंगे उसके एक डेंसिटी के ऊपर बेस करके, या उसका जो टॉपिक है उसके ऊपर बेस करके, या उसका जो सिमिलरिटी मैचिंग है उसके ऊपर बेस करके हम उसको 2 या मल्टीपल्स क्लस्टर में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मॉडल है। एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग, जिसपे जो क्लस्टरिंग होता है वो हायरार्किकल ट्री के जैसे होता है। के मीन्स क्लस्टरिंग होता है, मिक्सचर मॉडल, डीबी स्कैन, ऑप्टिक्स एल्गोरिथम एक्सेट्रा। एनोमली डिटेक्शन, एनोमली डिटेक्शन क्या? Suppose in the first lecture of machine learning we have got introduced with a banking fraud. So this is just an anomaly in the all of us transactions. So how to find this particular relevant information from the lots of large data set? This there the unsupervised learning comes to picture. So तो anomaly डिटेक्शन के मदद से हमने एक लार्ज डेटा सेट में अगर उसी कोई जगह पर एक माने मतलब कुछ अननेचुरल हुआ तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें से हम लोकल आउटलायर फैक्टर, आइसोलेशन फॉरेस्ट एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं। और न्यूरल नेटवर्क जो है उसके मदद से भी हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को डिफाइन कर सकते हैं। जो उसके मदद से हमने ऑटो इनकोडर बना सकते हैं, डीप बिलीफ नेट्स होता है, हेबियन लर्निंग, जेनेटिक एडवर्सरियल नेटवर्क, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को हम इतनी में मल्टीपल यूज केस में हम यूज कर सकते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का जो एप्लीकेशंस, वो एप्लीकेशंस क्या है, हम कहाँ यूज करेंगे एप्लीकेशंस? मेनली हम यूज कर सकते हैं बायोलॉजी में। कहाँ, कैसे? जो अगर हमारे पास एक बहुत सारी प्लांट्स या एनिमल किंगडम डेटा सेट के मदद से गिवन है तो उसमें से हम क्लासिफाई कर सकता है, एक मॉडल मशीन क्लासिफाई कर सकता है जो किस किस प्लांट किस ग्रुप में है, किस किस प्लांट दूसरे ग्रुप में है, किस किस प्लांट्स एनिमल के अंदर ये सिमिलरिटी ज़्यादा है। अगर अब और उसमें से भी मैचिंग कर सकता है जो हर एक एक जो
पर्टिकुलर इनपुट है वो किस ग्रुप से मैच करेगा। मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं जो कस्टमर सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन अ डेटाबेस कस्टमर डेटा कंटेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पास्ट बाइंग रिकॉर्ड। तो उसमें कस्टमर का जो पास्ट बाइंग जो रिकॉर्ड्स होता है उसकी मदद से जो मॉडल है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो कस्टमर कौन सा चीज को वो खरीदेंगे नेक्स्ट टाइम, कौन सा चीज खरीदने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे हमारे पास अभी बिग बिलियन डे अभी खत्म हो रहा है, तो उसमें जो फ्लिपकार्ट या अमेजन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कस्टमर जो उसका जो पास्ट बाइंग रिकॉर्ड्स है उसको मुताबिक वो प्रेडिक्ट करता है जो ये चीज ये न्यू प्रोडक्ट्स वो खरीद सकता है, तो इसलिए तो इसी मुताबिक उसको उस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट ज्यादा मिलता। या इसका जो एप्लीकेशन हो हम नेटफ्लिक्स में भी देख चुके हैं, नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम, वहाँ पर क्या हम जिस टॉपिक का वीडियो देखते हैं उसी मुताबिक वो रिकमेंड करता है जो इस टाइप का और भी एक है अगर देखना चाहो तो। क्लस्टरिंग वेबलॉग्स डेटा टू डिस्कवर ग्रुप ऑफ सिमिलर एक्सेस पैटर्न। कैसा जो जैसा हमारे पास जो मल्टीपल जो वेबसाइट्स है वहाँ पर जो डेटा सेगमेंट है वहाँ पर मेनली अगर हम थोड़े जो गूगल हम हमारा पर ऑल टाइम ट्रैक कर रहा है, तो वह उससे गूगल को एक पैटर्न हर एक जो यूजर है उसका एक पैटर्न जनरेट होता है जिसको मदद से वो परफेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है जो ये जो यूजर है ये इस टाइप का जो वेबसाइट से वहाँ पर इस टाइम पे इस टाइप का एक यूज करते हैं, तो उसी मुताबिक उसका पास एक वर्चुअल आइडेंटिटी तैयार हो गया हम सब यूजर्स का। रिकॉग्नाइज कम्युनिटीज इन द सोशल नेटवर्क, इसके मदद से हमने सोशल नेटवर्क का जो मल्टीपल कम्युनिटीज होता है उसको भी रिकॉग्नाइज कर सकता है इसलिए। लेकिन इस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का डिसएडवांटेजेस क्या है? You may have to know the method of how data was sorted in algorithm. तो एक डेटा जो हमने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए मशीन को इनपुट दिया, तो हम कभी नहीं बोल पाएंगे जो वो डेटा इंटरनल प्रोसेसिंग के थ्रू वो किस टाइप के सॉर्टेड हुआ है तो या किस टाइप में सॉर्टेड होगा, ये हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मोस्ट ऑफ द केसेस। इट प्रोवाइड लेस एक्यूरेट रिजल्ट। कैसे? अगर कोई अगर दोनों सिचुएशन को अगर हमने कंसिडर करिए, जो एक सब्जेक्ट है जो हमको प्रोफेसर ने गाइड करके पढ़ा रहा है और एक सब्जेक्ट है जिसको हम खुद सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो उसमें से मोर एक्यूरेट नॉलेज हम किस में गेन कर सकते हैं? जो प्रोफेसर ने हमको गाइड कर रहा है। तो इसी तरफ से जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है उसका जो लर्निंग रेट उसका जो एक्यूरेसी वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, बिकॉज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कोई गाइड नहीं होता, वो खुद ब खुद सीखता है। तो इसके से हम एक बेहतर आउटपुट तो मिलते हैं लेकिन वो सुपरवाइज्ड लर्निंग जैसा एक्यूरेट नहीं होता। Output obtained may not be what the users are expected due to the data interpretation and mismatch. अगर हमने जो डेटा फीड किया ऐसे जैसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, अगर उस डेटा को वो ठीक ठाक से इंटरप्रेट नहीं कर सका, अगर वो डेटा को वो मिसमैच कर बैठा किसी तरफ से, तो वो जो आउटपुट होगा वो यूजर्स की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो नहीं मैच करेगा। तो अगर यूजर्स या डेवलपर उस पर ध्यान नहीं दिया तो इट कैन बी अ कम्प्लीटली डिजास्टर। Output obtained has to be understood by the user and mapped to the corresponding levels. जो डेटा है उसको जो आउटपुट मिलेगा तो उसका जो अगर सोचे कोई क्लस्टर्ड डेटा हमने जनरेट किया एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल से, तो उसका जो डेटा है उसको हम जो लेबल्ड डेटा सेट है उसके साथ हमने मैप कर सकता है, लेकिन उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तो इसके बाद आता है क्लस्टरिंग। ओके, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज क्लियर? क्लियर भाई? यस। ओके, तो अब आता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या है हम कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे?
एडवांटेजेस क्या है एक्सेट्रा के बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो क्लस्टरिंग क्या है? Clustering is a task of grouping state of object in such a way that the objects in a same group are more similar to each other than the to those in other cluster. मतलब अगर हम सब अगर एक सिनेरियो को खड़ा कर सके तो हम सब एनआईटी कुरुक्षेत्र का स्टूडेंट्स है। अगर उसमें से क्लस्टर्ड किया जाए लेबल्ड डेटा छोड़कर, अगर एक अननोन पर्सन आता है, उसको पता नहीं, उसको बस पता है ये सारी एनआईटी कुरुक्षेत्र का स्टूडेंट्स है, लेकिन उसको ये नहीं पता है जो कौन सा स्टूडेंट किस स्ट्रीम पे है, और डेटा उसको पता नहीं। लेकिन अगर वो उस स्टूडेंट से बातचीत करे तो वो कुछ डिविजन कर सकता है, जो एक कंप्यूटर साइंस वाला होगा और एक ग्रुप होगा शायद वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, और एक ग्रुप शायद मैकेनिकल वाला। इसी तरह से वो एक क्लस्टर कर सकता है। तो इसको बोलते हैं हम क्लस्टरिंग। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, इन सारी को हमने अगर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा सेट को ने जो इनपुट लिया, उसमें यहाँ पर जो सिमिलरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो सिमिलरिटी इसके मुताबिक बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर और एक है। अगर हमने क्लस्टर किया तो ये एक रीजन खड़ा कर देते हैं जहाँ पर हमने परफेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं ये अगर कोई पॉइंट्स को हमने कंसिडर किया तो वो किस रीजन पर बेस्ड होगा। बस ऐसे ही अगर हमने कोई एक लार्ज डेटा सेट लिया है, जैसे इसको हम ये एनालिटिक कुरुक्षेत्र वाला जो एग्जांपल दिया उसको उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लार्ज डेटा सेट में अगर क्लस्टरिंग किया जाए तो यहाँ पर सपोज ये कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट है, ये शायद इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट है, ये शायद मैकेनिकल वाला स्टूडेंट है। तो इस मुताबिक जो ओवरऑल जो डेटा सेट है उसको हम क्लस्टर कर सकते हैं इन टू और इन मोर क्लस्टर। तो इस क्लस्टरिंग का जो का एस्पेक्ट्स क्या है? There are many clustering algorithms available, such as partitional clustering, example like K-means, जिसमें हम एक जो डेटा सेट है उसको हम पार्टीशन कर देते हैं। हायरार्किकल क्लस्टरिंग होता है जिसमें हायरार्किकल वे में हम टोटल जो डेटा सेट है उसको हम ये क्लस्टर करते हैं। और होता है मिक्सर गॉसियन। और दूसरा होता है डिस्टेंस और सिमिलरिटी फंक्शन, जिसमें हम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट का जो डिस्टेंस या उस एक इनपुट दूसरा इनपुट से कितना ज़्यादा सिमिलर होता है उसके मुताबिक हम उसको एक ग्रुप में या दूसरी ग्रुप में डालते हैं। तो यहाँ पर यूक्लिडियन, मिन्स्की, कोसाइन एटसेट्रा मल्टीपल टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम है। और क्लस्टरिंग क्वालिटी, अगर इंटर क्लस्टर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो वो मैक्सिमाइज्ड होगा, अगर इंटर क्लस्टर डिस्टेंस होगा तो वो मिनिमाइज्ड होगा। क्लस्टरिंग के एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन मतलब तो हम अगर विश्वास भाई वो पिछले वाला समझ नहीं आया आखिरी पॉइंट। हाँ, क्लस्टरिंग ये लास्ट क्वालिटी वाला इसमें इंटर कब ज्यादा क्लस्टरिंग होगी? मतलब इंटर क्लस्टरिंग डिस्टेंस बढ़ने पर ज्यादा होगी या कम होने पर ज्यादा होगी? क्या आप बोलना चाह रहे हैं? देख भाई, ऐसा होता है। इंटर क्लस्टर का मतलब होता है दो क्लस्टरों का आपस में जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट्स का मैक्सिमम होना चाहिए। इंट्रा क्लस्टर का मतलब ये होता है कि एक क्लस्टर के अंदर ही जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है तो क्वालिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, ठीक। थैंक यू। तो आगे बढ़े? या ब्रो। ओके। तो क्लस्टरिंग का एप्लीकेशंस क्या है? हम क्लस्टरिंग की मदद से एक रिकमेंडेशन इंजन बना सकते हैं जिसके मुताबिक वो पार्टिकुलर यूजर्स को रिकमेंड करेगा जो आप ये वीडियो देख सकती हो या ये प्रोडक्ट्स खरीद सकती हो। मार्केटिंग को सेगमेंट करके उसको उससे प्रॉपर डेटा निकल सकता है, उसके मुताबिक बेहतर प्रेडिक्शन कर सकता है। सोशल नेटवर्क एनालिसिस में काम आता है। फेसबुक में जो मल्टीपल्स टाइप्स ऑफ यूजर्स है उसको फेसबुक एनालाइज करके क्लस्टरिंग करके वो मल्टीपल क्लस्टर में डिवाइड करके उसके ऊपर
वो बेटर बेटर काम कर सकता है, सर्च रिजल्ट को ग्रुपिंग कर सकता है। कैसे अगर हमने देखा, जो अगर हमने गूगल का जो फीड होता है अगर वो खोला तो वहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस देता है, आईओटी या इंजीनियरिंग, कोडिंग या पॉलिटिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हमने उस टॉपिक में गया तो उसके मतलब उसके अंदर जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो न्यूज़ हो वो आता है। तो इसको क्या करता है गूगल, वो जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा जो न्यूज़ है, उसको वो लेकर एक क्लस्टरिंग कर देते हैं। और क्लस्टरिंग करने से वो अगर कोडिंग वाला जो कोई वीडियो हो या कोई आर्टिकल्स हो उसको कोडिंग वाला सेक्शन में डाल देते हैं, अगर कोई पॉलिटिक्स वाला हो तो पॉलिटिक्स में डाल देता है, एटसेट्रा एटसेट्रा करता है। मीडिया मेडिकल इमेजिंग में काम आता है, इमेज सेगमेंटेशन में काम आता है, एनोमली डिटेक्शन में भी काम आता है। तो इसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, इसको किस तरह से समझ पाएगा उसको मैं बात करते हैं। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? रीइंफोर्स का मतलब है occurrence of an event you know proper you know proper relation to a response that tends to increase the probability that response will occur again and the same situation. And reinforcement learning क्या है? Reinforcement learning is the problem faced by an agent that learns behavior through a trial and error and alert interaction with a dynamic environment. मतलब अगर हमने एग्जांपल के लिए ये ले लिया साइकिलिंग। साइकिलिंग में क्या होता है, वो सुपरवाइज लर्निंग भी नहीं होता, अनसुपरवाइज लर्निंग में नहीं होता। वो किस तरह का मतलब होता है, वो होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, क्योंकि उसमें कोई तुमको ट्रेन नहीं कर सकता और तुम खुद भी डायरेक्टली नहीं सीख सकते हो। एक एक अननोन एनवायरनमेंट, डायनामिक एनवायरनमेंट होता है, उसमें से तुम काम करते हो, उसमें से तुम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन से के बिना तुम खुद उसमें ट्राई करते हो, एरर होते हो, ट्रायल एंड एरर मेथड से उसमें अगर गिर जाती हो तो उसका एक तुमको एक रिवॉर्ड मिलता, अगर ठीक से कुछ दूर चला लेते हो तो उसका एक अलग अलग रिवॉर्ड मिलता। उसके मुताबिक तुम खुद को ट्रेन कर लेते हो, जो नहीं मुझे एक करना चाहिए ये नहीं, तो उसके मुताबिक तुम खुद सीख जाते हो। एंड एज वेल एज इट्स आल्सो एप्लीकेबल फॉर स्विमिंग आल्सो। तो तो इसमें क्या होता है, एक एजेंट जो डायनामिक एनवायरनमेंट होता है उससे वो एजेंट खुद पे खुद सीखते हैं। तो एंड एक ट्रायल एंड एरर मेथड से, तो इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग को हमने कैसे सोचे? रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज जस्ट क्लोज लाइक अ ह्यूमन लर्निंग। हम इंसान कैसे सीखते हैं, हम फेंकते हैं उसके बाद उससे सीखते हैं। तो एक जो मॉडल होगा वो एक एनवायरनमेंट से, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट से वो कुछ इनपुट्स देगा, उसके मुताबिक वो एनवायरनमेंट उसको कुछ आउटपुट या रिवॉर्ड्स देगा, उसके मुताबिक वो कंसिडर करेगा जो अगली जो इनपुट है वो कैसे इनपुट देगा, कौन सा वाला इनपुट देगा। तो एल्गोरिथम लर्न्स अ पॉलिसी of how to act in a given environment, and every action has some impact in the environment and the environment provides rewards that guides the learning algorithm। जो लर्निंग एल्गोरिथम होता है वो जो एनवायरनमेंट पर ट्रीट करेगा, वो एनवायरनमेंट को कुछ इनपुट देगा, वो एनवायरनमेंट उसके मुताबिक उसको कुछ रिवॉर्ड देगा। वो पॉजिटिव रिवॉर्ड भी हो सकता है, नेगेटिव रिवॉर्ड भी हो सकता है। उसके मुताबिक जो लर्निंग एल्गोरिथम है वो नेक्स्ट स्टेप को कंसीडर करेगा, जो हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अगर हमने एक सिंपल डायग्राम के मुताबिक सोचे तो एक एनवायरनमेंट होता है, तो एक एनवायरनमेंट होता है, उसमें से कोई स्टेट जनरेट होता है। जैसे अगर तुम कोई गेम खेलते हो, अगर तुमको कोई पबजी का ही कंसिडर करे तो पबजी में तुम जब पहली बार आए तो तुम पबजी के बारे में कुछ नहीं जानते थे,
लेकिन वो पबजी तुमने क्या दिया, एक एनवायरनमेंट दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, एक स्टेट दिया, तो उससे मतलब तुम क्या किया, तुम कुछ काम किया, तुम भागे, बंदूक ये गोलियां चलाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर मर गए तो तुम उससे कुछ सीखा, तो वो तुमको रिवॉर्ड भेजा, तो उसमें से तुम खुद कुछ सीखा, तो तुम नेक्स्ट बार जब खेलने जाओगे तो तुम उस जो रिवॉर्ड्स को उसको तुम लर्न करके तुम फिर से खेला, तो वो थोड़ा सा बेटर हुआ। इसी मुताबिक तुम एक यूजर जब जैसे एनवायरनमेंट से सीखता है, एक मॉडल भी, एक कंप्यूटर मॉडल भी इसी तरह एक वर्चुअल एनवायरनमेंट से सीखता है जो एक काम कैसे करे। तो अगर हमने स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करे तो क्या, द एजेंट ऑब्जर्व एंड इनपुट स्टेट, जे जो स्टेट्स उन्होंने इनपुट दिया था, ये जो स्टेट्स वाला जो लाइन है एस टी, वो जो इनपुट दिया था, एजेंट क्या है उसको ऑब्जर्व करता है, एंड एक्शन इज डिटरमाइंड बाय द डिसीजन मेकिंग फंक्शन। एजेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है जो हमको कौन एक्शन करना है या कौन नहीं, क्या नहीं, तो उसके मुताबिक उन्होंने एक्शन को परफॉर्म करता है। एजेंट receive a scalar reward or reinforcement from the environment। environment क्या करता है, एक रिवॉर्ड भेजता है एजेंट को। जैसे तुम अगर ठीक ठाक से गोली नहीं चलाया तो तुम मर गए, ये है एक रिवॉर्ड। अगर तुमने ठीक ठाक से गोली चला दिया तो तुम एनिमी को मार दिया, ये होता है एक टाइप का रिवॉर्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिवॉर्ड। तो उसके मुताबिक तुम सीख चुके हो, और वो इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवॉर्ड गिवन टू द स्टेट ऑफ द एक्शन पेयर एज रिकॉर्डेड। तो वो जो एनवायरनमेंट है वो तुमको जो रिवॉर्ड्स दिया उसके मुताबिक तुमने खुद सोच लिया जो हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं, तो वो तुमने फिर से एनवायरनमेंट को इनपुट में दिया। तो उसके बाद आता है एप्लीकेशंस का है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो एप्लीकेशन है वो रिसोर्स मैनेजमेंट इन कंप्यूटर क्लस्टर। कंप्यूटर जो मल्टीपल क्लस्टर्स होता है उसमें रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ी रोल होता है। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल जो सिस्टम होता है, वहाँ पर अगर एक नॉर्मल सा एल्गोरिथम लेकर हमने टाइमिंग सेट करके ट्रैफिक लाइट का सिस्टम बना दिया, तो उसमें से क्या होगा, किसी जगह पर किसी मोमेंट पे किसी जगह पर मैक्सिमम ट्रैफिक होगा, किसी जगह पर मिनिमम ट्रैफिक होगा। तो अगर हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग को इस्तेमाल करके उसको यूज़ करें तो वो प्रॉपरली वो जिस जगह पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा उसको प्रॉपरली हैंडल करेगा, जिस जगह पर ट्रैफिक लो होगा उसको प्रॉपरली हैंडल करेगा। और ये जो काम है वो इंडिया पर सबसे पहले शुरुआत हुआ है एंड वो भी अब चल रहा है। वेब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, जैसे जैसे हमारा जो क्लाउड सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है, उस पर जो मल्टीपल तरह का जो स्केलिंग होता है, उसमें जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मदद से वो प्रॉपरली सिचुएशन के मुताबिक, एनवायरनमेंट के मुताबिक वो प्रॉपरली खुद को सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। रोबोटिक्स में बहुत काम आता है, केमिस्ट्री में कोई नया एलिमेंट बनाना हो या कोई इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो मल्टीपल काम में केमिस्ट्री में भी लगता है। पर्सनलाइज रिकमेंडेशन में लगता है, बिडिंग या एडवर्टाइजमेंट में लगता है, और बहुत बार या एग्जाम्पल गेम्स में भी बहुत सारे लगते हैं। जो बॉट्स होते हैं पबजी में, जो मल्टीपल बॉट्स होते हैं वो एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक एग्जाम्पल है। सो एनी क्वेश्चन भाई ये हाँ एक चीज समझ नहीं आई थी, ये तूने पीछे वाली स्लाइड में जाइए। हाँ ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में रीइंफोर्समेंट यूज कैसे होगा? रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है रिवॉर्ड या फीडबैक मिलेगा आपको यूजर की साइड से। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में ऐसा कब होता है? देख ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में एक ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में जो अगर तू सोचेगा जो माने मतलब ओनली रीइंफोर्समेंट लर्निंग होगा, ये नहीं है। ट्रैफिक लाइट सिस्टम में सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग मल्टीपल को मिला के एक सिस्टम बना देता है। तो वहाँ पर कैसे परफेक्टली होता है वो मुझे डिटेल्स में पता नहीं, लेकिन वहाँ पर जो अगर किसी एक अगर तूने सोच लिया जो एक सिचुएशन है जहाँ पर बहुत सारे ट्रैफिक हो गया, तो वहाँ पर अगर
जो सिस्टम है, अगर जो सिस्टम है वो अगर खुद से हैंडल नहीं कर पाएगा तो शायद जो ह्यूमन है वो इंटरेक्ट करेगा, वो मैनुअल कंट्रोल ले लेगा और उसको प्रॉपरली मैनेज करेगा। तो जो सिस्टम है वो उससे सीख जाएगा जो क्या करना चाहिए इस क्रिटिकल सिचुएशन में, क्या नहीं। तो उसको मतलब भी अगर दूसरी बार ऐसे कोई सिचुएशन आए तो वो खुद सॉल्व करेगा। मुझे इसके बारे में डिटेल्स पता नहीं, लेकिन मुझे जो लगा मैंने ऐसा ही कुछ होगा शायद। भैया क्लियर हो गया, सही है। मैं बताऊं, ये वाला मेरे को पता है कैसे होता है। हाँ 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 प्लीज। एक्चुअली में सेंसर होते हैं रोड के ऊपर जो बताते हैं कि उस जगह पर गाड़ी है, व्हीकल है या नहीं है। ठीक है। तो इन केस टाइमर पहले बंद हो गया तो वो सेंसर बता देगा कि भाई व्हीकल थे तो तुमने टाइम कम दिया है। वो उसको वहां से एक तरीके से फीडबैक मिलेगा सिस्टम को कि वो आगे टाइम बढ़ा कर दे। और कहीं पर टाइम चल रहा होगा और वो सेंसर बोल रहे होंगे भाई यहाँ पर ट्रैफिक ही नहीं है, खाली हुआ हुआ है सारा, तो वहां पर वो टाइम कम करेगा। वो ऐसे ट्रैफिक में इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो सेंसर की अच्छा, हेल्प से फीडबैक जा रहा है उस पे। ओके 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 ओके, थैंक यू भाई, कूल। एक क्लियर हो गया। कोई नहीं भाई। ओके, तो और कोई क्वेश्चंस है? नहीं भाई, एनी? मुझे तो नहीं है। ओके, देन थैंक यू। बढ़िया था भाई।